Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 14th of February 2019। तो 14 फरवरी 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, जनवरी का पीडीएफ हमने रिलीज कर दिया है, तो जनवरी का पीडीएफ आप ले सकते हैं। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ दिस जनवरी पीडीएफ, इसमें पूरा एडिटोरियल्स के साथ हमने क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एडिटोरियल्स और पूरे इंडेक्सिंग के साथ बनाया। मतलब अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया न्यूज़ को। इकोनॉमी अलग और आपका नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, पूरा अलग अलग सेक्शंस में। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ बना है और यू कैन टेक दैट पीडीएफ। ओके, सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हमारी धरोहर स्कीम। तो हमारी धरोहर के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है बताना है आपको। फर्स्ट इज इट इज अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। Second statement is it is 100% central sector scheme and will be implemented directly through selected projects implementing agencies. Now you have to select the correct statement. Only one, only two, both 1 and 2 and neither 1 and 2. Question number 2 is Drake passage separates. तो Drake passage इनमें से किसको सेपरेट करता है? ऑप्शंस आर ए यूरोपियन एंड एशियाटिक टर्की, बी डेनमार्क एंड स्वीडन, सी साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, या डी साउथ ईस्ट इंग्लैंड एंड फ्रांस। Question number 3 is consider the following statements about Comptroller and Auditor General of India। यानी कैग के बारे में आपको बताने कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इज आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर द पोस्ट ऑफ कैग। Second statement is Life Insurance Corporation LIC and State Bank of India SBI are totally audited by CAG। Third statement is it upholds the Constitution of India and laws of Parliament in the field of financial administration। You have to select the correct statement, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या all of the above। Question number 4 is तड़ोबा अंधरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो तड़ोबा अंधरी टाइगर रिजर्व इनमें से कहाँ लोकेटेड है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, या डी राजस्थान। So these are the 4 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below। Now friends, let's start with the news analysis part। न्यूज एनालिसिस शुरू करते हैं। The first news is from the front page only। जो कैग की रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के सामने टेबल की गई। कैग रिपोर्ट वाज टेबल्ड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट वाज रिगार्डिंग द राफेल डील। तो राफेल डील के बारे में थी। नाउ पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीजें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। लेट्स सी दैट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस कंपैरिजन की बात करें, देन द प्राइस कंपैरिजन ये बताता है कि जो 36 राफेल एयरक्राफ्ट की डील थी इन 2016, दैट वाज 2.86% लोअर देन द यूपीए बेस्ड नेगोशिएटेड डील प्राइस। ओके, तो यूपीए यानी कि जो कांग्रेस के टाइम में जो डील हो रही थी 2007 में हो रही थी, उससे 2.86% कम प्राइस पे ये डील हुई है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अगर हम प्राइस कंपैरिजन की बात करें। लेकिन इसी का एक क्रिटिसिज्म जो आया बेसिकली वो ये है कि कैग ने भी एक चीज बोली अपने रिपोर्ट में, कि कैग ने ये कहा है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने जो उनका पेपर था उसमें वो बताया था उन्होंने कि द प्राइसेस आर 9% to 20% लेस। ओके, तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया था डेटा, उसमें उन्होंने बोला था कि 9% से लेके 20% तक का कम प्राइस है। दैट क्लेम हैज बीन मतलब श्रग ऑफ, उस क्लेम को रिमूव कर दिया है कैग ने। उन्होंने कहा है कि 2.86% कम थी प्राइस, ना कि 9% से 20% तक की। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच वाज देयर। नाउ डिलीवरी शेड्यूल की अगर हम बात करें तो डिलीवरी शेड्यूल के बारे में कैग ने ये कहा है कि दैट दिस डील हैज 1 मंथ फास्टर डिलीवरी। 1 महीना ज्यादा तेज ये डिलीवरी हुई है इन राफेल जेट्स की। पहले 71 मंथ में हुई है इंस्टेड ऑफ द 72 मंथ टाइम पीरियड। तो 71 मंथ टाइम पीरियड लिया गया है, लेस देन मतलब 1 मंथ कम टाइम लिया गया है। अर्लियर इट वाज गोइंग टू बी टेकन प्लेस बाय 72 मंथ। पहले 72 महीनों का समय लगना था, लेकिन बाद में केवल 71 महीनों का समय लगा। तो फर्स्ट थिंग हमने देखा कि 2.86% कम प्राइस पे हुआ है। डिलीवरी में भी 1 महीने का इनको प्रॉफिट हुआ है, 1 महीने जल्दी इनको डिलीवरी मिली है। लेकिन अब कुछ और चीजें भी हैं जो कि कैग ने हाईलाइट की हैं, वो देख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ अ बैंक गारंटी। नाउ ऑडिट में रिपोर्ट में ये बोला गया है कि डसॉल्ट एविएशन हैज नॉट गिवन एनी स्टैट्यूटरी गारंटी। कोई स्टैट्यूटरी गारंटी नहीं दी गई है, केवल और केवल लेटर ऑफ कंफर्ट दिया गया है। ओके, तो ये टर्म याद रख लेना कि कोई स्टैट्यूटरी गारंटी नहीं दी गई है इस डील के रिगार्डिंग, केवल उनको लेटर ऑफ कंफर्ट दिया गया है। लेटर ऑफ कंफर्ट। ओके, सो दिस इज अनदर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड ये चीज़ थोड़ा एक क्रिटिसिज्म के रूप में कैग ने प्रस्तुत किया कि इनको पूरी गारंटी लेनी चाहिए थी, बट दे हैव गिवन ओनली लेटर ऑफ कंफर्ट एंड नॉट द कंप्लीट गारंटी। यहाँ पे गवर्नमेंट क्लेम्स करके जो दिया है ये मैंने डिस्कस कर लिया। वन ऑफ द गवर्नमेंट्स क्लेम वाज दैट ईच एयरक्राफ्ट वाज 9% चीपर इन 2016 डील, लेकिन ये चीज़ अब हटा दी गई है एंड कैग ने कहा है कि नहीं, केवल 2.86% कम प्राइस पे ये चीज़ थी। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट।
ना हम आपको थोड़ा कुछ फैक्ट्स बता देते हैं कैग के रिगार्डिंग। इतने फैक्ट्स मतलब बता दूंगा मैं आपको कि कैग से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बन जाएगा। फर्स्ट थिंग इज आर्टिकल 148। तो आर्टिकल 148 बोलता है कि देयर शैल बी अ कैग इन इंडिया, जो कि अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, एंड हु कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन अ मैनर ऑन द ग्राउंड्स लाइक जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। तो जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट की तरह इसको रिमूव कर सकते हैं, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। आर्टिकल 148 के अंतर्गत ये चीज बोली गई है। नाउ थर्ड शेड्यूल जो है ना ओथ एंड अफर्मेशन के रिगार्डिंग, उसमें भी कैग का नाम आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, थर्ड शेड्यूल में भी कैग का नाम आता है। नाउ वंस लीविंग ऑफिस कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जॉब। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जॉब को नहीं कर सकता आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑफिस टर्म इन कैग, क्योंकि ये उसका इंडिपेंडेंस मेक श्योर करेगा, है ना। Then report of CAG of union accounts has to be submitted to president. अब CAG की जो रिपोर्ट है पहले वो प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है, and then he causes that report to be laid before each house of the parliament. फिर वो रिपोर्ट बाद में दोनों हाउस के सामने पेश की जाती है। Again, is the गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया, ये भी आप ये टर्म याद रखिएगा, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया होता है, ये इंपॉर्टेंट है। Then report of CAG for state accounts is submitted to governor who causes them to laid before the state legislature. तो state legislature के सामने रखी जाती है, गवर्नर में स्टेट का काम है अगर तो, और अगर उसने यूनियन की ऑडिट किया है तो फिर वो प्रेसिडेंट को दी जाएगी और फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट में आएगी। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। प्राइस याद रखिएगा 2.86% कम थे, लेकिन जो क्लेम किया था गवर्नमेंट ने 9% से 20% तक का प्राइस कम था, लेकिन वो क्लेम हटा दिया गया है बाय द कैग। सेकंड, डिलीवरी 1 महीना जरूर फास्ट हुई है, 71 मंथ में हुई है इंस्टेड ऑफ द 72 मंथ। एक इंपॉर्टेंट जो क्रिटिसिज्म है वो है एब्सेंस ऑफ अ बैंक गारंटी, यानी कि जो वहां की गारंटी थी डील की वो नहीं ली गई है, केवल लेटर ऑफ कंफर्ट दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए रिपोर्ट के रिगार्डिंग, कभी ऐसे क्वेश्चन आता है तो। नाउ सिटीजनशिप बिल जो है और ट्रिपल तलाक बिल जो है वो लैप्स कर गया है। ओके, दीज टू बिल्स हैव बीन लैप्स्ड, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा, दोनों बिल लैप्स कर गए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल तो आपको बिल्कुल पता है ना कि 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जिसमें कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, जैसे कि हिंदूज, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, एंड 3 कंट्रीज से वो लोग को लाया जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और जो कि 31 दिसंबर 2014 के पहले तक आए थे। तो ये बिल लैप्स कर गया है। ओके, अब ये बाद में अगले सेशन में ही हो पाएगा, अगर होगा दोबारा इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बिल अभी लैप्स कर गया है, ये याद रखेगा। Now this bill was seen as a violation in terms of the 1985 असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड में इसका वायलेशन बोला गया था कि ये जो बिल आया नया, ये असम अकॉर्ड का वायलेशन है, क्योंकि असम अकॉर्ड में जो टाइम पीरियड दिया गया है, डेडलाइन दी गई है, वो मार्च 24, 1971 दी गई है फॉर ग्रांटिंग सिटीजनशिप, और आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में 31 दिसंबर 2014 दे दी। तो दिस वाज अ वायलेशन ऑफ असम अकॉर्ड, देयरफॉर असम में बहुत ज़्यादा इसके प्रोटेस्ट हुए थे, मणिपुर में हुए थे, ऑल दीज स्टेट्स वर सफरिंग फ्रॉम दैट। राजस्थान क्लियर्स 5% कोटा फॉर गुज्जर्स, तो गुज्जर कम्युनिटी के लिए अलॉन्ग विद गुज्जर 4 और कम्युनिटीज हैं, तो मैं पेज नंबर जब 11 आएगा तो उन कम्युनिटीज के नाम बता दूंगा। ओके, सो रिमेंबर दैट। सो राजस्थान असेंबली ऑन वेडनेसडे यूनानिमसली पास्ड अ बिल गिविंग 5% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन टू गुज्जर्स एंड 4 अदर नोमैडिक कम्युनिटीज। तो 4 और नोमैडिक कम्युनिटीज, उनके नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं आपको जब पेज नंबर 11 आएगा तो वहां लिखा हुआ है तो मैं बता दूंगा। ओके, आज न्यूज़ ज़्यादा है और आज एडिटोरियल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, है ना, बहुत अच्छे थे। तो हरियाणा कैबिनेट गिवन नॉट फॉर 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओके, तो याद रखिएगा पहला स्टेट जो था जिसने कि 10% रिजर्वेशन दिया था वो गुजरात था, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। ओके, तो गुजरात वाज द फर्स्ट स्टेट टू गिव, मतलब जिसने कि ये 10% रिजर्वेशन अप्रूव किया था, तो वो भी याद रखिएगा, गुजरात वाज द फर्स्ट, एंड अभी हरियाणा ने भी दे दिया है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर सुवर्णरेखा पोर्ट इन उड़ीसा, तो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है सुवर्णरेखा पोर्ट का। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सुवर्णरेखा पोर्ट कहां पर है, तो इट इज इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, सुवर्णरेखा पोर्ट इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, एंड इसको टाटा स्टील और क्रिएटिव पोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं, एंड टाटा स्टील का 51% शेयर रहेगा, एंड क्रिएटिव पोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का 49% स्टेक रहेगा, और इसमें लगभग 12,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और बाकी चीज़ों के लिए भी, पोर्टलेट डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे ये आएगा, यूजफुल रहेगा। सो यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ आप मूव कर सकते हैं मेरे साथ, एंड वी विल कंप्लीटिंग दिस न्यूज़पेपर टुगेदर। अच्छा पेपर आया था यार आज, बहुत अच्छे न्यूज़ थे, आर्टिकल भी बहुत अच्छे आएंगे, मज़ा आएगा आपको। यहाँ पे एक लोकेशन का नाम दिया गया है सेंट ऑगस्टीन चर्च, ये ओल्ड गोवा में है, याद रखिएगा सेंट ऑगस्टीन चर्च। अगर आपसे कोई पूछता है लोकेशन इंडिया में कहाँ पर है, तो ओल्ड गोवा है, ये भी याद रखिएगा। नाउ केरला टेक्स द लीड इन फाइट अगेंस्ट ट्रांस फैट। ओके, तो इट इज द फर्स्ट
time when health department has drawn up an action plan to generate public awareness on the harmful effects of trans fatty acids. तो trans fatty acid, जो trans fat होता है, जो कि हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल का काम करता है, that acts as a bad cholesterol for the body, उसके अगेंस्ट, उसके हार्मफुल इंपैक्ट के अगेंस्ट एक एक्शन प्लान ड्रॉ करेगा, अवेयरनेस प्लान ड्रॉ करेगा. कौन सा स्टेट? केरला स्टेट. ओके, तो केरला में याद रखेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्थ डिपार्टमेंट जो केरला का है वो ड्रॉ करेगा एक एक्शन प्लान टू जनरेट पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांस फैटी एसिड, या फिर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट करता है, जिसके कारण हमको जो हार्ट अटैक्स और ये सारी चीजें होती है ना, कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें वो फैट जम जाता है और उसके कारण जो ब्लॉकेज आता है, जो नर्व्स, जो कनेक्टिंग टिश्यूज है वहाँ ब्लॉकेज आता है, इस कारण से फिर हार्ट सीजर, फेलियर, ये सारी चीजें होने लगती हैं. ओके, तो ये याद रखिएगा, ट्रांस फैटी एसिड इज वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ. जो हमारा ट्रांस फैट है बहुत ज्यादा बुरा होता है हेल्थ के लिए. बैड कोलेस्ट्रॉल इज वेरी वेरी बैड. तो इसमें अवेयरनेस क्या क्या होगी? दिस कैंपेन विल बी हेल्ड ऑन द इल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांस फैट एंड HFSS. जो HFSS है वो हाई फैट शुगर सॉल्ट है. हाई फैट शुगर सॉल्ट, आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा शुगर खाना भी हमारे लिए नुकसानदायक है, ज्यादा सॉल्ट लेना भी नुकसानदायक है. उससे ओबेसिटी भी बढ़ती है, फैट भी बहुत ज्यादा जमा होता है. क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो फैट है वो शुगर एंड सॉल्ट पे ही वो फैलता है. दैट स्टार्ट, मतलब वो उसी पे ही एक्ट करना शुरू करते हैं, वहीं उसी के थ्रू वो उसको मीडियम चाहिए. जैसे कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होता है ना, डस्ट काम करता है, वैसे शुगर एंड सॉल्ट काम करता है इसके लिए, न्यूक्लियाई की तरह काम करता है. तो याद रखेगा. देन IEC कैंपेन रहेगा, यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन रहेगा. सेलिब्रिटीज का यूज किया जाएगा. एंड दे विल आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ PHOV, यानी कि पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल. जो मतलब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन जिसका नहीं हुआ होगा, पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स के जो सप्लायर्स हैं उन सबको पकड़ा जाएगा और उनको समझाया जाएगा क्या चीज़ करना, उनको बंद किया जाएगा. टेस्टिंग की जाएगी कि किस तरीके का आप ऑयल यूज़ कर रहे हो इन दैट, किसी चीज़ को आप बना रहे हो, स्नैक्स बना रहे हो, उनको फ्राई करने के लिए आप किस प्रकार का ऑयल यूज़ कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों की टेस्टिंग भी की जाएगी. देन गाइडलाइंस विल बी प्रिपेयर्ड. तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है. एंड ट्रांस फैटी एसिड के रिगार्डिंग बैड कोलेस्ट्रॉल के अगेंस्ट ये चीज़ केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है. अवेयरनेस कैंपेन बता दिया मैंने आपको, टर्म HFSS, IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन. देन आपका वो मॉनिटरिंग करेंगे, आपका ऑयल टेस्टिंग करेंगे कि फ्राई करने के लिए क्या यूज़ करते हो आप लोग, गाइडलाइंस बनाएंगे. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा. नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज, आगे की तरफ मूव करते हैं. Shutdown over Article 35A paralyzes the valley. Now 35A article, very important article. It's a very important article. पूरी चीज मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके, आपको मजा आ जाएगा, है ना. तो पहले आज स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज आर्टिकल 35A? व्हाट इज आर्टिकल 35A? देखो, इस न्यूज आइटम को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. जिन्होंने लास्ट ईयर का एनालिसिस देखा होगा या लास्ट ईयर से तैयारी कर रहे हो तो उनको तो बिल्कुल पता होगा, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्टेयर रो हुआ था. पर जिन्होंने अभी शुरू किया तो उनके लिए बताना जरूरी है. तो लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज आर्टिकल 35A फर्स्ट. 35A आर्टिकल क्या होता है? इट इज द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एम्पावर्स द जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट. आर्टिकल 35A जो है वो बेसिकली इंपावर करता है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर को टू डिफाइन हु आर द परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट, कि कौन है परमानेंट रेसिडेंट्स जम्मू कश्मीर स्टेट के. नाउ इट वाज एडेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 1954. तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ऐड हुआ था. ये भी एक रीजन है कि इसको क्यों लोग इसके अगेंस्ट पिच करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया गया था, ना कि अमेंडमेंट से. तो अमेंडमेंट से इसको नहीं ऐड किया गया था, ये केवल और केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1954 ऑर्डर के थ्रू इसको ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 370. ओके, अंडर आर्टिकल 370 के अंदर ये एक ऑर्डर निकाला गया था 1954 में, जिसके बाद आर्टिकल 35A ऐड किया गया था. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट को डिफाइन करने के लिए है. अब देखो, परमानेंट रेसिडेंट क्या डिफाइन किया इन्होंने? इट हैड डिफाइंड अ परमानेंट रेसिडेंट एज अ पर्सन हु वाज अ सब्जेक्ट, हु वाज अ स्टेट सब्जेक्ट. जैसे कि आपने NRC में या असम अकॉर्ड में देखा है ना, 24 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट है, वैसे ही परमानेंट रेसिडेंट फॉर जम्मू कश्मीर जो कट ऑफ डेट है वो है May 14, 1954.
May 14, 1954 और who have been a resident of the state for 10 years। दूसरी कंडीशन ये है कि who have been a resident for more than 10 years, वो दोनों lawfully और उन्होंने lawfully acquire की हो कोई immovable property in the state, okay, and they have lawfully acquired any immovable property in the state। तो ये कंडीशन से याद रखेगा, May 14, 1954 is the cut off date there। May 14, 1954 यही है परमानेंट रेजिडेंट, या फिर 10 साल वो रिसाइड किए हो। जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था वो हुआ था नवंबर 17, 1956। ये अनदर फैक्ट है, ये पूछा भी गया है आपके CAPF एग्जामिनेशन में पूछा गया है, MPPSC में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब अडॉप्ट किया गया था। 17 नवंबर 1956 को अडॉप्ट किया गया था। नाउ प्रॉब्लम क्या है इस परमानेंट रेजिडेंट वाले फंडे के साथ, क्या प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम इज दैट मेनी ऑफ द राइट्स लाइक होल्डिंग प्रॉपर्टी, स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट सेटलमेंट इन द स्टेट, राइट टू स्कॉलरशिप, ये जो राइट्स हैं कि आप प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट पा सकते हो, या फिर आपको स्कॉलरशिप का अधिकार, ये केवल और केवल परमानेंट रेजिडेंट्स को ही दिया जाता है। इसलिए इसका काफी विरोध किया जाता है कि ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। दिस इज द प्रिंसिपल विच इज अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है ये प्रिंसिपल, कि आप केवल और केवल राइट टू केवल परमानेंट रेजिडेंट्स को ये सारे अधिकार मिल रहे हैं। तो याद रखिएगा, मैंने आपको शुरुआत से क्या क्या बताया, आर्टिकल 35A क्या है, मैंने आपको कट ऑफ डेट बताई 14 मई 1954, 14 मई 1954, यही बताया कि आपको कि ये केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 के थ्रू आया था, ऐड किया गया था। परमानेंट रेजिडेंट्स कौन होते हैं मैंने आपको बता दिया। देन व्हाट आर द पावर्स गिवन टू दिस परमानेंट रेजिडेंट्स, दैट दे कैन होल्ड प्रॉपर्टी, दे कैन गेट स्टेट एम्प्लॉयमेंट, स्टेट एम्प्लॉयमेंट, देन दे कैन गेट राइट टू स्कॉलरशिप, बट दीज आर अवेलेबल ओनली टू द परमानेंट रेजिडेंट्स, ओके, दूसरों को नहीं मिलता, इसीलिए राइट टू इक्वालिटी के बेसिस पे इसको अपोज किया जाता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर वाज अडॉप्टेड इन 17 नवंबर 1956। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी। याद रखना, जो चीज़ें मैंने बताई लिख लो, नोट कर लो, एंड दिमाग में रखना यार, बेसिकली, है ना। आज जितनी बार आएगा मैं बताता तो जाऊंगा, ऑब्वियस से बात है, लेकिन इसको दिमाग में अपने रखना भी। Now 99.82% प्रोजेक्ट्स इन फॉरेस्ट गॉट नॉड। नाउ अभी हुआ क्या था बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। एक बॉडी है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक बॉडी है जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस देती है कि जो ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ से गुजर रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, नेशनल पार्क से, इन सब के आसपास से गुजर रहे हो या उनको इम्पैक्ट कर सकते हो, तो उनको क्लियरेंस देने का काम करते हैं। ये एपेक्स बॉडी है वहाँ की, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ना इसके ऊपर एक बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये लोग सही प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग द राइट प्रोसीजर। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर स्टे लगा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था गवर्नमेंट को कि आप एक दूसरी रिकंस्टिट्यूट करिए बॉडी, सेकंड बॉडी रिकंस्टिट्यूट करिए, जिसके बाद एक स्टैंडिंग कमेटी रिकंस्टिट्यूट की गई, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की एक स्टैंडिंग कमेटी रिक्रूट की गई, ओके। तो ये बैकग्राउंड है, दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड, याद रखेगा। तो पहले मैं आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में बता देता हूँ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बेसिकली एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अभी थी, ये बोलेंगे क्योंकि अब स्टे लगाया गया है, अभी इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर देखने के लिए, इसका काम जो है दूसरी बॉडी देख रही है। तो अभी अपन बात करते हैं कि इस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, और ये 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी, ओके। नेशनल प्रोटेक्शन, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंतर्गत थी। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ओके। सो नेशनल, it's a statutory body under Wildlife Protection Act of 1972. Now it is a very important body because it serves as apex body to review all the wildlife related matters. तो मैंने बताया आपको wildlife related matters को ये देखता है, रिव्यू करता है, एंड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास से अगर कोई प्रोजेक्ट गुजर रहा है तो उसको भी ये क्लियरेंस देगा, ओके। एंड इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया गया था, जो ये बॉडी है बेसिकली, उसको चेयर करता है आपका प्राइम मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको दिमाग में रखना है। अब अपन आ जाते हैं न्यूज में, आ जाते हैं कि क्या न्यूज है बेसिकली। मैंने अब आपको कहां तक बता दिया था कि दिस बॉडी, इसने ये क्लियरेंस देता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दे वर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉर गिविंग क्लियरेंसेस, इसलिए उनके डिसीजंस पे स्टे लगा दिया गया था, उनको चार्ज किया गया था ऑन दैट बेसिस दैट दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर गिविंग क्लियरेंसेस एंड ऑल। और इसकी एक मिनी बॉडी बनाई गई थी, इसीलिए इसके काम को करने के लिए एक मिनी बॉडी और बनाई गई थी। अब वही चीज ये इस न्यूज में आया है बेसिकली कि उन्होंने, दे वर चार्ज्ड विद अलाउइंग फॉरेस्ट लैंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज टू बी डाइवर्टेड फॉर इंडस्ट्री। तो इनके ऊपर जो बेसिकली चार्ज है, जो इनके ऊपर जो इनका गुनाह था वो ये था बेसिकली कि दे वर डाइवर्टिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज लैंड
फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। उन्होंने लगभग 99.82% को प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दिया था, मतलब 682 प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ 687 प्रोजेक्ट्स गॉट द नॉड फ्रॉम नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो ये आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से प्रोटेक्टेड एरियाज का डाइवर्जन किया गया फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो दिस इज द थिंग, ओनली 5 प्रोजेक्ट्स वर रिजेक्टेड, केवल 5 प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट किया गया है सिंस 2014 से, जब से मतलब प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते थे इस बॉडी को। अब इस बॉडी को हेड तो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये पूरी चीज आएगी, है ना, कि 2014 से जब से चलो, है ना, तो ये याद रखना, ये आपको इसी चीजें याद रखनी है कि 682 आउट ऑफ 687 प्रोजेक्ट्स दे गॉट क्लियरेंस एंड 99.82% प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दिया गया। और इसके कारण हुआ कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ये सब जो एरियाज थे, इनका डाइवर्जन हुआ फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो ये है कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट एक साथ चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट के आगे इन्वायरमेंट भी फेल हो गया, है ना, याद रखिएगा ना। यहां पे देखो लिखा हुआ है NBWL फॉर्मली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। फॉर्मली क्यों लिखा गया है? क्योंकि अभी तो इसके लिए एक छोटी सी स्मॉल स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, यहां पे वो भी लिखा है स्मॉल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द NBWL इज चार्ज विद डेलिबरेटिंग ऑन द मेरिट्स। यहां पे जो इसको हेड करता है, जो नई इसकी स्मॉलर स्टैंडिंग कमेटी है, उसको हेड कौन करता है? यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर। उसी तरीके से जो NBWL था, उसका वाइस चेयरमैन था एनवायरमेंटल मिनिस्टर, ये भी याद रखिएगा। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का जो वाइस चेयरमैन था वो था यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर, और अभी जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई, स्मॉलर स्टैंडिंग कमेटी जो रिकंस्टिट्यूटेड है, उसका जो हेड है वो एनवायरमेंट मिनिस्टर है। ये याद रखिएगा। दीज आर द फैक्ट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस न्यूज आइटम। काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। Now, Rajya Sabha clears the law removing leprosy as a ground for divorce. The Parliament has passed a bill removing leprosy as a ground for divorce under 5 personal laws, including the Hindu Marriage Act. तो 5 पर्सनल लॉज जो अलग अलग रिलीजन है या अलग अलग उनके एक्ट्स हैं, उनके अंतर्गत जो ग्राउंड्स है फॉर डाइवोर्स, उनमें से एक जो ग्राउंड है लेप्रेसी, उसको हटा दिया गया है। लेप्रेसी एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स हैज बीन रिमूव्ड। एंड ये पर्सनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2018 था, पर्सनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2018। तो कौन से एक्ट है? हिंदू मैरिज एक्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, डाइवोर्स एक्ट है फॉर द क्रिश्चियंस, स्पेशल मैरिज एक्ट है, एंड द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। तो ये 5 है: हिंदू मैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, डाइवोर्स एक्ट फॉर द क्रिश्चियंस, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो इन एक्ट्स के थ्रू, इन एक्ट्स से ये बेसिकली लेप्रेसी एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स हैज बीन रिमूव्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी। देखो सारी ही न्यूज़ आज इंपॉर्टेंट थी। मैं जब पढ़ रहा था ना, मुझे खुद लग रहा था कि आज कितना बड़ा, भाई क्या सब फ्री बैठे हैं क्या? कोई वैलेंटाइन डे नहीं मना रहा है हिंदू में, सारे के सारे यही बना रहे हैं, लिख रहे हैं न्यूज़, है ना। तो यही चीज़ हुई है। ओनली 84% रूरल हाउस होल्ड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी इन 4 स्टेट्स। नाउ दिस इज एज पर, ये बेसिकली ये भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही है ये न्यूज़ आइटम भी, लेकिन ये अपने को क्लियर चीज़ पता होनी चाहिए। देखो यूज़ करना कैसे है डेटा को, वो हमको आना चाहिए कि हमको गवर्नमेंट के फेवर में लिखना है, कब हमको गवर्नमेंट का थोड़ा क्रिटिसिज्म करना है, आंसर राइटिंग में भी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनना है, ज़्यादा सिनिकल नहीं बनना है। ये सारी चीज़ हमको अपने दिमाग से, अपने धीरे धीरे जब आंसर राइटिंग आप करने लगेंगे तो आपको आ जाएगा। ओके, तो देखो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का पिक्चर तो हूँ नहीं, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जानता हूँ, मैं सिर्फ आंसर राइटिंग जानता हूँ। मुझे वो चीज़ें लिखनी है जो मेरे को बेनिफिट करें, आपको वो चीज करनी जो आपको बेनिफिट करे, है ना। तो बिल्कुल इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी अपने घर में रख दीजिएगा जब आप आंसर राइटिंग करिएगा, और तभी आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। अच्छा किया बुरा किया, आपको क्वेश्चन देखना है, क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। क्रिटिसिज्म चाहता है तो क्रिटिसिज्म लिखो, अगर फेवर चाहता है तो बिल्कुल फेवर करो, है ना। तो आइडियोलॉजी अपनी घर में रखनी है अपने को। सॉरी। Now let's see this news item. Only 84% of the rural households have electricity connections in 4 states of Uttar Pradesh, Bihar, Odisha and Rajasthan. ये अभी सर्वे किया गया और उसमें पता चला कि केवल 84% रूरल हाउस होल्ड्स हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी मिली है इन दीज 4 स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड राजस्थान। अब ये न्यूज़ देखो, अगर ये न्यूज़ केवल इतनी होती कि 84% में है तो ये न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ होती, इट कुड हैव बीन अ गुड न्यूज़। लेकिन अभी इसको इस तरह से क्यों प्रेजेंट किया गया है? क्योंकि जो सौभाग्य हर घर बिजली स्कीम है, देखो एक तो फैक्ट अपने को ये मिल गया कि सौभाग्य स्कीम किससे रिलेटेड है? हर घर बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से एसोसिएटेड है। सौभाग्य स्कीम कोई आपसे पूछे किससे रिलेटेड है, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हर घर बिजली इसको बोलते हैं। तो सौभाग्य स्कीम हर घर बिजली यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से
रिलेटेड स्कीम है ना। उसमें जो डेटा दिया था गवर्नमेंट ने, उसमें बोला था कि 100% हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रीफाइड है, ओके, इन द स्टेट्स ऑफ यूपी, बिहार एंड उड़ीसा, और 99.9% है इन राजस्थान। तो ये इसलिए ये न्यूज़ थोड़ा अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, जो गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया था उसको बिल्कुल अपोज कर रही है। और इनके अकॉर्डिंग केवल 84% को हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी मिली है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने सौभाग्य हर घर बिजली स्कीम में दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि 100% इन द स्टेट्स ऑफ यूपी, बिहार, उड़ीसा एंड 99.9% इन राजस्थान। तो यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे ये डेटा डाइवर्जेंस है, बेसिकली वहाँ पे वेरियंस आ रहा है। नाउ रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड दैट 75% ही हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, मीन्स ओनली 75% आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्रिड एंड रिमेनिंग 25% आर डिपेंडेंट ऑन नॉन ग्रिड, ऑफ ग्रिड सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑफ ग्रिड सोर्सेज में मतलब कि फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज्यादा होते होंगे, ओके। तो ये भी एक बात है जो कि इस रिपोर्ट में सामने आई है। तो दीज आर द टू फैक्ट्स जो कि आपको करंट पावर स्ट्रगल के बारे में बताएगा कि क्या पावर स्ट्रगल चल रहा है। देखो वैसे ही टाइम अब ऐसा आ गया कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन तो होना ही चाहिए। मतलब आप 21st सेंचुरी में भी अगर आप ये देख रहे हैं कि लोगों घरों में बिजली नहीं है, मतलब लोग मतलब बेसिक नीड हो गई है इलेक्ट्रिसिटी। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी के अंदर भी एक इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट रहता है, तो वो सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है ना। देखो अगली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ आज बिल्कुल सब फ्री बैठे थे, है ना, कोई वैलेंटाइन डे नहीं मना रहा। सुप्रीम कोर्ट पुल्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट फॉर पुअर अपकीप ऑफ ताजमहल। तो ताजमहल आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा वंडरफुल एक आर्किटेक्चरल मार्वल है ऑफ इंडिया। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्पर शाहजहां फॉर हिज वाइफ मुमताज महल इन 1632। 1632 में शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए बनवाया था। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जो कोर्ट है उन्होंने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट को कि आप क्या कर रहे हो, वाई आर नॉट मेंटेनिंग दिस ताजमहल। ये इतना बड़ा वंडर है और ये बिल्कुल बर्बाद होता जा रहा है। क्यों बर्बाद हो रहा है? तो इसके कुछ रीजंस हैं। लेट मी टेल यू द रीजंस फर्स्ट जो रीजन है वो है पॉल्यूशन इज द मेजर रीजन फॉर दैट। तो पॉल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा इसको इम्पैक्ट पड़ा है, इसका कलर भी चेंज होने लगा था। देन आपका एसिड रेन, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, 10th क्लास 9th क्लास हमेशा अपन पढ़ते हैं कि उसके साथ लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करता है, फिर ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। देन एक बैक्टीरियल कॉज भी होता है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया भी होता है जो जिसके कारण भी आपके ताजमहल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, ओके। तो ये अपन को याद रखना है। देन एक और पॉइंट इसमें लिखा गया, इंडस्ट्रीज और इन सब से आज आने वाला जो एमिशन है, जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज इनमें से जो आने वाला एमिशन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का वो जोन जो आगरा कानपुर इधर वाला जोन है, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाला जोन भी है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एंड इन कारण से भी बहुत ज़्यादा इसको इम्पैक्ट पड़ा है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो कि कोर्ट ने बोली कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर भी आप बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहे हो, और इसको ताज ट्रेपीजियम जोन बोला जाता है, ओके। तो इट इज़ नोन एज द ताज ट्रेपीजियम जोन। तो ये भी आपको याद रखना है, दिमाग में पॉइंट रखना है कि इसको मेंटेन रखना जिम्मेदारी थी स्टेट गवर्नमेंट की, और वो चीज़ें वो निभा नहीं पा रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। Now let's come to the editorial section। एडिटोरियल में आते हैं, मूव करते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल यहाँ पे जो है बीजेपीज इम्पेशंस, ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस नहीं करनी है। वेल ऑयल्ड, नाउ यहाँ पे हम आर्टिकल देखते हैं, इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। नाउ दिस इज एन आर्टिकल ऑन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विजिट टू इंडिया। तो सऊदी क्राउन प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनकी विजिट जो इंडिया में होने वाली है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल लिखा गया है। Now other than India, he would also be visiting China, Pakistan, Indonesia, Malaysia। तो मैं ओवरऑल आपको जस्ट बता देता हूँ क्या है कि सऊदी अरेबिया इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका पाकिस्तान के ऊपर। तो उसके ऊपर ही पहली चीज़ तो ऑथर ने ये बोली है कि हम चाहें तो पाकिस्तान को कंटेन कर सकते हैं अगर हम सऊदी अरेबिया के साथ ठीक ठाक रिलेशन बनाएं। लेकिन दूसरी चीज़ ऑथर ने ये भी बोली है कि जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा घिरा रहता है कि कंट्रोवर्सीज से, कि दे आर नॉट अलाउइंग डेमोक्रेसी, दे आर नॉट गिविंग राइट टू फ्रीडम, दे आर नॉट गिविंग डिसेंट, राइट टू डिसेंट, ऑल दिस थिंग्स। तो वहाँ पे एक चीज़ है कि जब दूसरी कंट्रीज सऊदी अरेबिया से दूर भागनी, तो क्या हमको सऊदी अरेबिया के पास जाना चाहिए? दिस इज अ क्वेश्चन। तो इसमें ऑथर ने ये कहा कि वी हैव टू डू व्हाट सूट्स अस। हमको जो सूट करे, हमारी डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी को जो चीज़ सूट करे, वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, हमको करना चाहिए, ओके। नाउ आई विल हाईलाइट दैट अभी क्या सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, दे बिकेम नॉर्मल आफ्टर 2006,
ओके 2006 के बाद से ही हमारे रिलेशन सऊदी अरेबिया के साथ नॉर्मल होना शुरू हुए हैं। ओके एंड सऊदी अरेबिया हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज ट्रस्टेड ऑयल सप्लायर सिंस ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1991। लेकिन ऑयल के केस में सऊदी अरेबिया ने हमेशा हमें ऑयल सप्लाई किया है। इट हैज बीन वन ऑफ द ट्रस्टेड सप्लायर्स ऑफ ऑयल टू इंडिया। ओके तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने यहाँ पे ईरान और सऊदी अरेबिया को भी कंपेयर किया है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया हमेशा अपोजिशन में रहता है ईरान के। ओके सऊदी अरेबिया जो रहता है वो ईरान के अपोजिशन में रहता है। तो यहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छा पॉइंट ये बोला है कि वाइल सऊदी अरेबिया इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑयल के लिए सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगते रहते हैं और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो सऊदी अरेबिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑयल एंड ऑल, बट ईरान इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एंट्री टू सेंट्रल एशिया। अगर हमको उधर अफगानिस्तान इधर साइड एंट्री कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी के नज़रिए से देखें तो हमारे लिए ईरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सऊदी अरेबिया को हम देख रहे हैं कि हमारे पास आ रहे हैं तो हम बिल्कुल भूल जाएं ईरान को। तो ईरान कनेक्टिविटी के लिए सेंट्रल एशिया का जो गेटवे है ईरान ही है, जो कि इंडिया को पासेस देगा थ्रू चाबहार पोर्ट एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें हमको फॉरगेट नहीं करनी चाहिए। दिस वाज अ वेरी गुड आर्टिकल, एक कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत अच्छा आर्टिकल था, आपको समझ में आ गया होगा। Now dealing with the thought police, now this is a very important article and thought police जो term है बहुत close है मेरे हार्ट का, कि it is taken from one of the my most favorite book जो कि जॉर्ज ऑरवेल की 1984 है। उसमें ये टर्म था thought police, thought crime, thought police, all these things are there mentioned in 1984 by George Orwell। तो दिस आर्टिकल इज ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। जो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन दिया है ना, जैसे अगर आपने पढ़ा हो, प्रियम्बल भी पढ़ा हो, तो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये टर्म्स दिए गए हैं। ओके फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो थॉट एंड एक्सप्रेशन दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स विच आर नीडेड। उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया था जो हेडलाइन है थॉट पुलिस का। दिस थॉट पुलिस इज अ टर्म यूज्ड बाय जॉर्ज ऑरवेल इन हिज बुक 1984। अब ये आयरनी ये है कि जो 1984 बुक लिखी है जॉर्ज ऑरवेल ने, वो 1949 में लिखी है। दिस बुक हैज बीन रिटन इन 1949। ओके ओशियानिया का बैकग्राउंड है, वहां पे ये टर्म लिखा गया है। एक बहुत फेमस कोट है इसका, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। जो सर्विलेंस होता है ना, आज जो सर्विलेंस हो रहा है, इसके बारे में 1949 में जॉर्ज ऑरवेल ने लिख दिया था, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। दीज वर द 3 कोट्स गिवन बाय जॉर्ज ऑरवेल इन 1984। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स गिवन, मतलब कहीं पे भी मैंने पढ़े हो किसी बुक में। तो ये पैराडॉक्सेस की किताब है, डिस्टोपियन नॉवेल कहते हैं, तो वहां पे ये टर्म लिया गया है। आई विल रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू टू रीड दिस बुक। आप जो भी सुन रहे हैं इस एनालिसिस को, प्लीज इस बुक को अगर आप पढ़ सके तो प्लीज डू रीड दिस बुक। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट बुक्स यू विल एवर रीड। ओके एंड एक और चीज, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, बट एक चीज बता दूं कि बीवीसी की जो टॉप 20 मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स है, मींस बुक्स विच यू हैव टू रीड बिफोर यू डाई, एंड उसमें ये 8वें पोजीशन पे है 1984। तो यू शुड गो थ्रू दिस बुक वंस। ओके इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। Now, basically, this article is written on the backdrop of a life sentence being given to अभी क्या हुआ है कि 3 यूथ को एक लाइफ सेंटेंस दिया गया है। ओके बाय एडिशनल सेशन जज ने ये इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है फॉर कैरिंग और रीडिंग द लिटरेचर विच वॉज इन सपोर्ट ऑफ खालिस्तान। तो खालिस्तान के सपोर्ट का लिटरेचर वो कैरी कर रहे थे अपने साथ, और उन्होंने कुछ फेसबुक पोस्ट किए थे ऐसे जिनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, अभी किसी को भी आइडिया नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग एडिशनल जो सेशन जज है उन्होंने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया है। नाउ द ऑथर इज सेइंग दैट दिस जजमेंट विल नॉट होल्ड द स्क्रूटनी ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट ने श्रेया सिंघल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया है कि देयर इज नो सेक्शन 66A आप तब तक इन्वोक नहीं कर सकते जब तक वो इंसाइट वायलेंस और ये सारी चीजें ना कर रहा हो। तो मतलब आप सिडिशन और ये सारी चीजें तब तक इन्वोक नहीं कर सकते जब तक वो वायलेंस इंसाइट ना कर रहा हो, या फिर वो वायलेंस इंसाइट कर चुका हो, लोगों के बीच में भड़का के दंगे फैला दिया हो। तब तक ये सारी चीज नहीं हो रही है, तब तक आप उनको देशद्रोही या सिडिशन के थ्रू चार्ज नहीं कर सकते हो। ओके तो वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे ये तो चीज रही पहली चीज जो कि बैकग्राउंड था इसका। नाउ ऑथर हाइलाइट्स दैट इन अर्ली 1920s महात्मा गांधी फेमसली रोट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज ट्रूली रिस्पेक्टेड व्हेन असेंबलीज ऑफ पीपल कैन ट्रूली डिस्कस रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स एंड नोटेड दैट स्टेट्स राइट टू इंटरवीन वाज लिमिटेड टू एक्चुअल आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। मतलब स्टेट तब तक एक्ट नहीं कर सकता जब तक एक्चुअल आउटब्रेक हो ना जाए। सिर्फ रेवोल्यूशन को डिस्कस करना या रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना, दिस इज नॉट अ क्राइम, ये क्राइम नहीं होता है। दिस इज व्हाट महात्मा गांधी सेड इन
1920s, अगर ये सोचो अगर ये सारी चीज़ें होती तो अगर कांग्रेस की मीटिंग्स हो रही थी जब 1920s 1915 1925 30s, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो पूरा चाहती तो क्लैम डाउन कर सकती थी, सबको खत्म कर सकती थी, सबको मार सकती थी, बट जब तक एक्चुअल रेवोल्यूशन नहीं होते थे तब तक क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई चीज़ करती थी? नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि यही चीज़ है, यही चीज़ महात्मा गांधी ने बोली थी कि द स्टेट्स पावर्स लिमिटेड टू द एक्चुअल आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। जब तक एक्चुअल आउटब्रेक नहीं हो रहा है रेवोल्यूशन का, तब तक आपके पास पावर नहीं। आप वही जो चीज़ है, थॉट क्राइम क्या होता है, थॉट पुलिस क्या करती है? ये थॉट पुलिस बेसिकली आप सोच रहे हैं, यू हैव नॉट एक्टेड, यू हैव जस्ट थॉट ऑफ दैट थिंग, और हो सकता है वो चीज़ रेवोल्यूशन ना हो या वो चीज़ एक्शन में नहीं, जब तक तब तक आप नहीं जानते उसका रूप कैसा होगा। तो वही चीज़ तो थॉट पुलिस का है। गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट थॉट पुलिस की तरह काम कर रही है। मींस यू आर थिंकिंग समथिंग एंड दे आर चार्जिंग यू विद समथिंग एल्स। आपको सोच रहे हैं और आपको बोल रहा है कि नहीं आप गलत सोच रहे हैं, आपको हम पकड़ लेंगे, आपको हम जेल में डाल देंगे। सो थॉट क्राइम, सोचना भी एक गुनाह हो चुका है। तो दैट थिंग शुड नॉट हैपन, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट ये स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि आपको सोचने की तो आज़ादी है ही ना। अगर सोचने की आज़ादी नहीं होती तो भगत सिंह जैसे लोग हमारी कंट्री में नहीं मिल पाते ना हमको। भगत सिंह भी रेवोल्यूशनरी थे, हम सब भगत सिंह को कितना ज़्यादा मानते हैं, पूजते हैं एक तरीके से। तो अगर ये नहीं होता फ्रीडम ऑफ थॉट, तो क्या भगत सिंह जैसे लोग बन पाते? क्या वो सोच पाते? नहीं सोच पाते। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हमको थॉट के ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट क्लैम्प डाउन द थॉट। Now, author highlights that in the recent years there have been a trend that courts have abandoned the constitutional values. कोर्ट्स भी अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो कुछ जजमेंट्स ऐसे आए हैं जिनमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को नहीं मतलब कंसीडर किया है। रादर दे हैव वेंट विद द फ्लो, दे हैव वेंट विद द नेशनलिस्टिक रेटोरिक दैट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। तो जो हाइपर नेशनलिज्म और हाइपर नेशनलिस्टिक रेटोरिक जो कंट्री में एक तरीके से बना है, माहौल बना दिया गया है, उसके फ्लो में ही कभी कभी कोर्ट्स भी बह जाते हैं। तो जो एडिशनल जो सेशन जज थे उनका जो डिसीजन था वो उसी बेसिस पे उन्होंने बोला है। और जैसे कुछ टर्म्स अभी रिसेंटली आए, अर्बन नक्सल टर्म आया, एंटी नेशनल टर्म आया बहुत ज्यादा, जो कि डोमिनेट किया पब्लिक डिस्कोर्स को। बट दीज टर्म्स हैव नाइदर बीन डिफाइंड बाय लॉ एंड ऑल, है ना। तो इनको बहुत ज्यादा तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, यूज किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि उन लोगों को कंट्रोल किया जा सके जो जरा सा भी डिसेंट शो करते हैं। तो आप जरा सा भी डिसेंट शो नहीं कर सकते, अगर आपके पास ये फ्रीडम नहीं है तो फिर क्या मतलब है ऐसी डेमोक्रेसी का? अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, अगर आप डिसेंट नहीं कर सकते, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट डेमोक्रेसी। दिस इज व्हाट द ऑथर वांट्स टू से। इस डिसीजन को ऑथर ने कहा है कि दिस डिसीजन वाज नॉट रेशनल एट ऑल, ये रेशनल डिसीजन नहीं था। एंड ऑथर कंक्लूड्स बाय हाईलाइटिंग दैट डेमोक्रेसी डज नॉट जेल पीपल फॉर रीडिंग बुक्स। इस डेमोक्रेसी ने कभी लोगों को किताबें पढ़ने के लिए जेल में नहीं डाला है। मतलब अगर किसी ने, चलो ठीक है, कोई अगर ईरानियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहा है तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इंडिया में फिर ईरानियन रेवोल्यूशन टाइप की कुछ चीज़ करने वाला है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ रहा है या कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहा है, इनफैक्ट यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो सारे रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, रशियन पढ़ते हैं, चाइनीज पढ़ते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग को सब जेल में डाल देंगे, हम लोग को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो वही सारी चीजें हैं कि अगर कोई खालिस्तान से रिलेटेड किताब पढ़ भी रहा था तो एक्चुअल चीज तो नहीं हुई थी अभी तक, एक्चुअल कोई वायलेंस की बात इन्होंने नहीं की थी। आप तो पकड़ तो आप उसको बाद में भी सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी चाहिए या कोर्ट्स को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब वो डिसीजन दे रहे हो तो दे शुड सी दैट कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स इन द कंट्री। ओके, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, उसके बाद ही बाकी कोई चीज़ है। एंड पर्सनल लिबर्टीज को कभी आपको क्लैम्प डाउन नहीं करना है। पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, दीज आर द बेसिक टेनेट्स एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप किसी तरीके से इग्नोर मत करिए, इनको डिस्ट्रॉय मत करिए। एवरी ड्रॉप मैटर्स। नाउ बेसिकली दिस आर्टिकल इज ऑन द ब्लड बैंक्स एंड जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है जो कि मैनेज करती है ब्लड बैंक्स को। तो ऑथर ने इसके बारे में बोला है कि देयर शुड बी अ, जो इसका कंट्रोल है ब्लड बैंक्स का, वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से रिमूव करके उसको नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को दे देना चाहिए। ओके, तो ऑथर ने क्या कहा है? पहली चीज, दे हैव सेड दैट अभी क्या है, रिसेंटली जो कंट्रोल है, अभी जो एट प्रेजेंट कंट्रोल है ब्लड बैंक्स का इन सब का, वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के साथ है। बट दिस पावर ऑफ रेगुलेटरी पावर शुड बी ट्रांसफर्ड टू नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में से किसी को ट्रांसफर कर देना चाहिए। क्या रीजन दिया ऑथर ने क्यों करना चाहिए? बिकॉज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड एनी एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कोई एक्सपर्ट नहीं होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के फील्ड में। जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वहां पे कोई एक्सपर्ट नहीं होता है इन द फील्ड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑल। और
उनको कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है, दे डू नॉट अंडरगो एनी ट्रेनिंग ऑल्सो फॉर इंस्पेक्टिंग द ब्लड बैंक्स। तो DCGI हैज़ द नंबर ऑफ अदर रोल्स टू फुलफिल, उनके पास और दूसरे काम भी हैं, इसलिए उनको चेंज करके आपको नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, जो कि एक्सपर्टीज़ है, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड एक्सपर्टीज़ है, जो कि मैनेज कर सकते हैं, उनको आप ये पावर क्यों नहीं देते। ना कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आर्टिकल में दिए गए हैं। फर्स्ट इज दैट इन 2015-16 इंडिया वाज 1.1 मिलियन यूनिट शॉर्ट ऑफ इट्स ब्लड रिक्वायरमेंट। जो ब्लड रिक्वायरमेंट है इंडिया में, उसमें 1.1 मिलियन यूनिट्स कम थी 2015-16 में। देन 81 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री स्टिल डू नॉट हैव ब्लड बैंक एट ऑल, कोई ब्लड बैंक है ही नहीं 81 जिलों में अभी भी। इन अप्रैल 2017 ब्लड बैंक्स इन इंडिया हैव डिस्कार्डेड अ टोटल 2.8 मिलियन यूनिट्स ऑफ एक्सपायर्ड अनयूज्ड ब्लड मोर देन 6 लाख लीटर्स। ओके, तो बहुत सारा जो ब्लड है उसको अनयूज्ड या फिर एक्सपायर हो जाता है, जो यूज ही नहीं हो पाता। तो ऐसा बहुत सारा ब्लड भी हमने वेस्ट किया है। तो एक तो हमारे पास ब्लड यूनिट्स की कमी है, दूसरा हमने इतना ज़्यादा यूनिट्स वेस्ट भी किया है। तो ये भी दिखाता है कि हमारा जो प्रॉपर मैनेजमेंट है ब्लड बैंक का वो नहीं हो रहा है, प्रॉपर ब्लड मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। देयरफॉर देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म द रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसीलिए ऑथर ने कहा है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, और जो DCGI है यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल जो इंडिया के हैं, वहां से कंट्रोल लेके आपको किसी एक्सपर्ट बॉडी के पास ये कंट्रोल देना चाहिए, यानी कि जैसे कि नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, इनको देना चाहिए। ओके, एक्सपर्टीज की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो होता है ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का। तो ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का भी बहुत खतरा रहता है। ब्लड, जब आप किसी से ब्लड लेते हो तो आपको उस समय ये नहीं पता रहता कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। फॉर एग्जांपल जब कैंप्स लगते हैं तो वहां पर टेस्टिंग तो नहीं होती है आपके ब्लड की कि आप सही हो कि नहीं हो, सही कंडीशन में हो कि नहीं, उसके ब्लड रिपोर्ट तो नहीं होती, सीधे जाके आपको जमा कर दिया जाता है, आपका ब्लड ले लिया जाता है। तो ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैलने के खतरे हैं, इसीलिए एक्सपर्ट बॉडी की ज़रूरत भी है, क्योंकि वो टेस्ट कर सकते हैं, वो बाकी आगे जान सकते हैं ट्रांसफ्यूजन से पहले। जो नेशनल ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ऑफ इंडिया है वो ट्रांसफ्यूजन के पहले एटलीस्ट चेकिंग करेगी और सारी चीज़ें देख के ही आगे ट्रांसफ्यूजन होगा। ये सारी चीज़ें हैं। द नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल एंड स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 1996 ऑन ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है, वो 1996 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एस्टैब्लिश किए गए थे। एंड दे एक्ट एज एपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेटिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज की वो एपेक्स बॉडी है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अभी भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इट्स स्टिल नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, तो ये ऑथर ने सजेशन दिया कि इसको आप स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दो और फिर इनके ऊपर इनकी रेगुलेटरी मैकेनिज्म की पावर आप इनको दो। ओके, जैसे कि ट्राई है ना, ट्राई एक रेगुलेटर है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, ट्राई एक्ट के थ्रू आया है, वैसे ही आप नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ और उनको फिर पावर दो कि वो इनको रिफॉर्म कर सकें, ओके, रेगुलेट कर सकें। नाउ ऑथर कंक्लूड्स बाय हाईलाइटिंग दैट टू अचीव द गोल सेट बाय नेशनल ब्लड पॉलिसी ऑफ 2002। तो फैक्ट अपने को क्या मिलेगा कि नेशनल ब्लड पॉलिसी जो आई थी वो कब आई थी? 2002 में आई थी। तो नेशनल ब्लड पॉलिसी केम इन 2002 ऑफ इंश्योरिंग सेफ, एक्सेसिबल एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्वालिटी ब्लड इन इंडिया शुड रिफॉर्म इट्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ओके, तो अगर हमको अपना 2002 का जो नेशनल ब्लड पॉलिसी है उसको फुलफिल करना है तो हमको इसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म को रिफॉर्म करना पड़ेगा। इसीलिए DCGI से हमको कंट्रोल लेके नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को देना पड़ेगा। तो दीज आर द सजेशंस। काफ़ी अच्छे आर्टिकल हैं। देखो यार, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं आज के न्यूज़पेपर में, बट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं खुद का भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है और अपने को ये सारे दिमाग में पॉइंट बना के रखो। काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बेस बढ़ेगा आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा तो आपको खुद इंपावर्ड फील होगा, है ना। Now next is from the op-ed पेज। तो op-ed का भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे। तो पहला op-ed का जो आर्टिकल है बेसिकली ग्रीन न्यू डील के ऊपर है। इट इज ऑन ग्रीन न्यू डील, जो कि अभी रिसेंटली यूएस सीनेटर्स ने पुट फॉरवर्ड किया है। तो यूएस सीनेटर्स, 2 यूएस सीनेटर्स हैं जिन्होंने की ये डील पुट की है जिसका नाम है ग्रीन न्यू डील। तो प्रीलिम्स में आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि ग्रीन न्यू डील वॉज पुट फॉरवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो आपको ध्यान रखना है कि यूएसए। तो यूएसए ने ग्रीन न्यू डील को फॉरवर्ड किया है। ना बेसिकली ये जो ग्रीन न्यू डील है इसके आपको बेसिक जिस्ट बता देता हूँ। इसने इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को बिल्कुल बराबर इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है और ये पहली बार है जब आई थिंक यूएसए अपने मतलब बिल के थ्रू, भले 2 सीनेटर्स ही हैं लेकिन उन्होंने एटलीस्ट ये पहल की है कि यूएसए का भी रोल है क्लाइमेट चेंज को रोकने में और उसको कंसिडर किया है और यूएसए को अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा इस बिल में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक दे आर एक्नॉलेजिंग दैट दे हैव टू कंट्रोल द एमिशन रेट ताकि क्लाइमेट चेंज को, मतलब दे हैव एक्सेप्टेड एटलीस्ट दैट क्लाइमेट चेंज इज द रियलिटी। जैसा कि आपके डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि नहीं,
इट्स नॉट अ रियलिटी, क्लाइमेट चेंज बिल्कुल ये सब चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, ये सब दिखावा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट दीज टू सीनेटर्स हैव एग्रीड ऑन दैट एंड इसीलिए ग्रीन न्यू डील करके जो डील है वो नई इस्टेब्लिश किया गया है। जो इसका नाम है वो बेसिकली न्यू डील प्रोग्राम FD रूजवेल्ट ने लाया था 1930s में टू टेक अमेरिका आउट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। जो 1930s का ग्रेट डिप्रेशन था ना, उससे बाहर लाने के लिए FD रूजवेल्ट ने ये न्यू डील प्रोग्राम किया था 1930s में, वहीं से ये नाम लिया गया है। तो उस समय ग्रेट डिप्रेशन से लाना था, इस समय क्लाइमेट चेंज से बाहर निकालना है देश को, वर्ल्ड को। ओके, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। द ग्रेट न्यू डील एस्पायर्स टू मेक स्वीपिंग चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। तो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दोनों में चेंजेस की जरूरत है। इकोनॉमी में आपको इंडस्ट्रीज को कम करने की जरूरत है, एमिशन को घटाने की जरूरत है, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ मूव करने की जरूरत है, ये सारी चीज़ें हैं। तब जाके आपके इन्वायरमेंट में कहीं एमिशन कम हो पाएगा, आपका क्लाइमेट चेंज रुक पाएगा, टेम्परेचर जो इंक्रीज होता जा रहा है उसको रोक सकते हैं। Now, deal acknowledges that 1.5 degree report of the IPCC and US 4th National Climate Assessment। तो इस डील, इस जो ग्रीन न्यू डील है वो एक्नॉलेज करता है कि हाँ, हमको 1.5 डिग्री रिपोर्ट जो आई थी IPCC की वो बिल्कुल सही है और हमको कंटेन करना चाहिए, टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है और हो सके तो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये जो ग्रीन न्यू डील है वो उसको एक्नॉलेज करती है। ऑथर सेज दैट शी इज़ नॉट क्लियर अबाउट वेदर दिस रेजोल्यूशन विल बी सक्सेसफुल और नॉट, बट ग्रीन न्यू डील इज एन एक्नॉलेजमेंट बाय द पॉलिटिशियंस दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट एंड सोशल वेलबींग गो टुगेदर। तो एटलीस्ट ये देखो, ग्रीन न्यू डील अप्लाई हो पाएगी या नहीं, या पास हो पाएगी या नहीं अमेरिका में, ये तो अभी भी इट इज़ स्टिल हिडन, ये फ्यूचर में है। लेकिन ये एटलीस्ट चीज़ है कि इनको ये समझ में आ गया कि हाँ, इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट, तभी सोशल बीइंग हो सकता है, वेलबींग हो सकता है। तो एटलीस्ट दिस वाज देयर इन द आर्टिकल। नाउ दिस इज द PM किसान चैलेंज। बेसिकली ये जो है ये क्रिटिकल अप्रेजल है ऑफ द PM किसान स्कीम। तो PM किसान स्कीम जो है उसका क्रिटिकल अप्रेजल है। पहले तो हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बोली गई। आपको पता नहीं PM किसान के अंदर क्या है कि जो 2 हेक्टेयर तक के कम लैंड ओनर्स हैं, मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल जो लैंड ओनर्स हैं, उनको 6,000 रुपये पर डे दिया जाएगा। 6,000 रुपये दिया जाएगा पर ईयर दिया जाएगा। सॉरी फॉर दैट। पर ईयर 6,000 रुपीज विल बी गिवन। ओके, तो PM किसान के अंतर्गत 6,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, 2 हेक्टेयर से कम लैंड वाले जो ओनर्स हैं, 2 हेक्टेयर से कम लैंड ओनर्स जो है उनको दिया जाएगा, स्मॉल एंड मार्जिनल को। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑथर ने बोली है कि वो ठीक नहीं है, यानी कि क्रिटिकली एनालाइज किया है उन्होंने इस आर्टिकल को। पहली चीज़ तो ये है, उन्होंने बोला है कि जो पॉवर्टी लाइन है वो 32 रुपीज़ है पर डे इन रूरल एरियाज एंड 47 रुपीज़ पर डे इन अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू रंगराजन कमेटी। तो अगर रंगराजन कमेटी की हम पॉवर्टी लाइन निकालें तो वो 32 रुपये आती है रूरल एरियाज के लिए और 47 रुपये आती है अर्बन एरियाज के लिए। और अगर हम इस PM किसान योजना को देखें तो वो केवल 17 रुपये आता है, 17 रुपीज़ पर डे आता है। तो ये तो मतलब इनसफिशिएंट है फॉर इवन बेयर मिनिमम सस्टेनेंस ऑफ वल्नरेबल फैमिलीज। तो बेयर मिनिमम सस्टेनेंस भी नहीं हो पाएगा इस पैसे से। तो वही चीज़ है कि ऑथर ने इसका क्रिटिसिज्म किया। पहली चीज़ कि उन्होंने पॉवर्टी लाइन से इसको कंपेयर कर दिया, काफ़ी अच्छा पॉइंट था ये। 32 रुपीज़ है रूरल एरियाज में एंड 47 है अर्बन एरियाज में अकॉर्डिंग टू रंगराजन कमेटी, और जो ये इसमें आ रहा है वो 17 रुपीज़ पर डे आ रहा है, 17 रुपीज़, है ना। तो ये भी चीज़ है। सेकंड है, गिवन द वोलाटाइल मार्केट एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस, तो आपको जो पैसा देना चाहिए था वो आपको दैट शुड हैव बीन लिंक्ड विद द लोकल इन्फ्लेशन, आपको उसको इन्फ्लेशन के साथ लिंक करके देना चाहिए था। बट आपने वो सारी चीज़ों को कंसीडर ही नहीं किया, कितनी महंगाई बढ़ेगी, कितनी महंगाई घटेगी, इन सबको कंसीडर करते तो और ज़्यादा शायद पैसा उनको बेनिफिट मिल सकता था, बट वो चीज़ आपने ध्यान नहीं दी। देन इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटीज आर सीवियरली फ्लॉड इन दिस कंट्री, है ना। तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा फ्लॉड है। फॉर एग्जांपल कि देखो, अभी 2 हेक्टेयर से कम लैंड ओनर्स को ही दिया जाएगा। अब बेसिकली सबसे पहली बात ये सोचिए कि इंडिया में जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो क्या प्रॉपरली डिजिटाइज्ड हैं, क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो जब आपके पास डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है, आपके पास प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स ही नहीं है, तो आप किस तरीके से पता करोगे कौन स्मॉल है, कौन सा मार्जिनल फार्मर्स है। ओके, सारे डाटा तो आपके गलत हैं। तो वही सारी चीज़ें भी ऑथर ने बोली है कि ये भी चीज़ें हैं। ओके, एंड बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज आती हैं जो कि कई बार हाईलाइट हो चुके हैं कि इंडिया में जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है, और जब इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है, चाहे कोई भी स्कीम आप ओपन कर दो। देन इन एब्सेंस ऑफ अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स, जो लैंड रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं है उस कारण से जो डेटाबेस है दैट इज इनकम्प्लीट। तो अगर डेटाबेस इनकम्प्लीट रहेगा तो आप किस तरीके से हेल्प कर पाओगे। फिर इसका एक और क्रिटिसिज्म मैंने आपको बताया था कि जो टेनेंट्स हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जिनके पास कोई लैंड नहीं है, उनको कोई सुविधा नहीं है इस एक्ट इस स्कीम के थ्रू। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जो
टेनेंट्स हैं, जो शेयर क्रॉपर्स है, जो सबसे मोस्ट वल्नरेबल है, आउट ऑफ द वल्नरेबल दे आर द मोस्ट वल्नरेबल, तो उनको कोई मदद आप नहीं कर रहे हैं, है ना। देन कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क ही नहीं कि किस तरह से ग्रीवेंस रिड्रेसल किया जाएगा। तो ऑथर ने यहाँ पे दो स्कीम्स का एग्जांपल दिया है, तेलंगाना का रायथू बंधु और दूसरा है कालिया स्कीम ऑफ उड़ीसा। तो कालिया स्कीम उड़ीसा की है और रायथू बंधु आपकी तेलंगाना की है। सेम इसी तरीके की स्कीम है, लेकिन कालिया ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, कालिया ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें आपके शेयर क्रॉपर्स टेनेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। और कालिया स्कीम में 5-5 हज़ार रुपये 2 बार दिया जाता है और रायथू बंधु में 4-4 हज़ार रुपये 2 बार दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नाउ यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे जो 4 कम्युनिटी मैंने और बताई थी ना, गुज्जर्स के साथ 4 और को मिलेगा, तो वो है बंजारा, गड़िया लोहार, राइका और गडरिया। बंजाराज, गड़िया लोहार, राइका एंड गडरिया, दीज आर द 4 अदर कम्युनिटीज जो कि गुज्जर के साथ इनको 5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, है ना। सो यहाँ पे ये अच्छा था, वी आर ऑलवेज एंग्री, दिस इज व्हाट सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज सेड। ये हल्क में बोलता है ना, वो एवेंजर्स में बोलता है, जब उसको बोलते हैं हल्क को कि गुस्सा हो जाओ, तो वो बोलता है कि नाउ आई एम ऑलवेज एंग्री। तो इंडिया के हल्क बन गए हैं सीजीआई लोग, है ना। यहाँ रेवोल्यूशन एट 40 बेसिकली अभी ईरानियन रेवोल्यूशन के बारे में ही है। 1978-79 में प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में, इन ईरान कल्मिनेटेड इन एन इस्लामिक रेवोल्यूशन दैट अपेंडेड द पहलवी डायनेस्टी एंड ब्रॉट इन द थियोक्रेटिक रिजीम। थियोक्रेटिक मतलब जो स्टेट, एक इस्लामिक रिजीम, जो रिलीजन बेस्ड रिजीम है, उसको लेके आया, पावर में आया। ओके, याद रखिएगा 78-79 में, एंड इसने अपेंड किया था कि उसको पहलवी डायनेस्टी को। तो याद रखिएगा रेवोल्यूशन एट 40 1979 में हुआ था, याद रखिएगा। इट इज द 40th एनिवर्सरी ऑफ द रेवोल्यूशन, ये याद रखिएगा। यहाँ फोटोग्राफ देखो लिया गया है, अयतुल्ला खोमेनी का फोटोग्राफ है ये, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान क्रूड ऑयल प्रोडक्शन विच मेक्स अप फॉर मोर देन 70% ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट। कंट्री के एक्सपोर्ट का 70% जो है वो क्रूड ऑयल ही है। उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को स्टेबल रखा है, लेकिन 12 से 16 के बीच में थोड़ा शंक हुआ था जब उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, अदरवाइज मेजरली वो था। एंड ईरान एक्सपोर्टेड अबाउट 2/3 ऑफ द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन अप टू 2005 तक वर्ल्ड का 2/3 प्रोडक्शन, जो ऑयल का एक्सपोर्ट था, प्रोडक्शन था, वो ईरान ही करता था। तो दैट इज अनदर थिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखिएगा। नाउ दैट इज इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक कि इसके बाद कोई न्यूज़ इकोनॉमी सेक्शन में भी नहीं ही थी। वेंकट रिजाइंस, टाटा ट्रस्ट, HP, ये सब न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी। गो एयर CEO ऑस्ट्रियन म्यूजन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर स्पोर्ट्स सेक्शन में आते हैं, तो PSG ने हरा दिया यार, PSG ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा दिया 2-0 से, है ना। एम्बाप्पे ने गोल मारा, अच्छा मैच था। Okay, so that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Please keep loving us, sharing us, subscribing us, and मतलब अपना जैसा आप लोग जितना प्यार देते हो, that is too much for us, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी मतलब हम लोग मतलब काफ़ी respected, honored feel करते हैं from that. So keep doing that. Thank you and have a nice day.